दिवाली आ गई है तो बाजार में सजावट खरीदारी के अलावा दिवाली की एक और पहचान है पटाखे और धूम धड़ाम की गूंजें। कोहरे के मौसम में आसमान में धुआं और त्योहार पर पकवानों में मिलावट जान पर भारी पड़ जाते हैं। क्या कहना इस पर पर्यावरण विदों का, बात की हमारे सहयोगी अक्षय बिदवा ने। ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि प्लानिंग में उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि हम प्लान नहीं कर रहे। अगर आप कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का वर्क देखेंगे तो अब उन्होंने पूरा एक एयर शेड अप्रोच अपनाया है, जिससे कि जिस जिस स्टेट में ये प्रॉब्लम हो रही है वो सभी स्टेट्स के लिए एक पॉलिसी प्रपोजल बनाया जाए। आप इसको जानते ही होंगे। स्टबल बर्निंग एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इसको बनने में एक दिन नहीं लगा और एक दिन में ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना बड़े स्केल पर हमें इससे डील करना है। स्केल सिर्फ एरिया स्केल की ही बात नहीं है। मैं बिहेवियरल चेंज भी एक साथ में इसका एक एस्पेक्ट लेकर चल रही हूँ, जिसमें कि हमें अवेयरनेस क्रिएशन, जिसमें कि हमें फार्मर्स को साथ में रख के इस इशू को समझाकर सॉल्यूशंस प्रपोज करने पड़ेंगे। क्योंकि आप कुछ कहें, कोई साइंटिफिक सॉल्यूशन लाएं और वो ठीक से डिलीवर ना हो पाए तो उसका कोई दिखेगा नहीं कि वो काम कर रहा है या नहीं। गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट स्टबल बहुतों से ले रही है, बहुत फार्मर्स से ले रही है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फील्ड साइज़ हरियाणा पंजाब में बहुत बड़ा है। तो बिल्कुल, और जो वॉल्यूम ऑफ स्टबल है उसको कंज्यूम करना अभी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट इतने ब्राइट ब्रेन्स हैं हमारे यहाँ, तो आई एम वेरी श्योर कि कुछ ना कुछ अच्छा सोल्यूशन निकल के आएगा। स्टार्टअप्स बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दिल्ली एनसीआर में ये कहा जाता है कि जो वहाँ रहता है उसकी अपनी पूरी एज में 10-15 ईयर्स एज रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। सो ये आई थिंक पिछले 10 साल से चला आ रहा है और मैं भी पता नहीं ये कब तक सॉल्व होने वाला है। आपको ये मानना पड़ेगा एज अ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट कि ये चीज़ें ह्यूमन ग्राउंड से ज़्यादा, ह्यूमन इश्यूज से ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज ज़्यादा बन जाती है। देखिए, आज भी किसी ने बात की पोल्यूटर्स पे की, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। तो आपको देखना पड़ेगा कि हम जो इंडियन थॉट है एनवायरनमेंट पे, वो बहुत सस्टेनेबल रहा है, राइट। अगर हम अपने कल्चर में जाएंगे तो हम कैसे इंटरकनेक्टेड वे में रहते थे, को एग्जिस्ट करते थे, कोई क्लैश नहीं था। जो कंज्यूम करते थे पूरा रीयूज़ करके, रिसाइकिल करके, ज़ीरो वेस्ट सोसाइटी इंडियन सोसाइटी रही है। बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उसमें फिर जैसे हमने अपने रिसोर्सेज यूज़ किए, उसमें एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन आ ही गया। और आज को नेचुरल रिसोर्स शेयरिंग जो है वो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल इशू तो है ही, जिससे कि बहुत ज़रूरी है कि सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी हम इंश्योर कर पाएँ। जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली में रहने वाले लोगों की एज जो है वो नेचुरल एज से कम हो रही है, जो कि एक साइंटिफिक फैक्ट है। अगर आप इतना टॉक्सिक एयर ब्रीथ करेंगे तो ये होगा। लेकिन हमें ये सोचना है कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स की भी वहाँ पे जो रह रहे हैं, वो तो मतलब कैपिटल ऑफ इंडिया है, सभी की एज कम हो रही है। तो ये एक ऐसा इशू है जिसको सब मेरे हिसाब से सीरियसली ले रहे हैं। और ज़रूरी ये है, जो कि मैंने कहा, कि इस पे मोमेंटम हमें बिल्ड करना पड़ेगा और ये सब स्टेट सेंटर बाउंड्रीज़ भी डाइल्यूट करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अक्षय बिदवा हूं। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज़ और इस वक्त हम आए हुए हैं भोपाल के मिंटो हॉल में, जहां पर एक राष्ट्रीय स्तर का कॉन्फ्रेंस पर्यावरण पर आयोजित किया गया है, जिसमें कि देश विदेश से बहुत सारे पर्यावरणविद, पर्यावरण एक्सपर्ट, एनवायरमेंटलिस्ट आए हुए थे। और इसी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आए हुए थे। और इसमें कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ समय मिला है, कुछ एक पर्यावरणविदों के साथ हम उनके अपने विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और सर हमारे साथ हैं, सर से मैं उनका परिचय जानूंगा, उनका विषय और उनके अपने विषय में मेरी भी गहरी रुचि है और हम सभी देशवासियों की होनी चाहिए, क्योंकि विषय अगर आप जानेंगे तो आपकी उत्सुकता भी बढ़ेगी। जी सर, सबसे पहले आपका परिचय और आपका कार्यक्षेत्र। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अनिल मेहता है और मैं उदयपुर में रहता हूँ। मेरा जो पढ़ाई है, औपचारिक पढ़ाई है, वो सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन है। उसके बाद मैंने इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मेरा जो पीएचडी है वो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इस विषय के साथ है। मैं उदयपुर में एक 1931 में स्थापित एक संस्थान है विद्या भवन, उसके पॉलिटेक्निक के अंदर प्रिंसिपल हूँ। और उसके साथ साथ एक तरह का एक मंच है पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, जो पूरे देश में काम करता है, उसकी केंद्रीय टोली का सदस्य हूँ। उसमें भी खास तौर कर जो पानी का विषय है, जल का विषय है, उसका मैं
केंद्रीय टोली के साथ मिलकर पूरे भारत के लिए काम करता हूँ। जी। अभी सर अंदर हम लोग जैसे एक सामूहिक चर्चा में थे और बहुत सारे पर्यावरणविद हैं जिनकी हमने रिएक्शंस लिए, उनके अपने कार्य विषय के तौर पर जाना। आपके प्रति मेरा रुझान इसलिए बढ़ा क्योंकि आपने अपना एक विषय बताया और वो विषय ये था कि भारतीय समाज और भारतीय परिवार अपने पर्यावरण के लिए जागरूक कितने और क्या कर रहे हैं। मेरी पीड़ा ये है कि हम लोग जितनी भी प्लानिंग्स की बात करते हैं, हम लोग एग्जीक्यूशंस की बात करते हैं, हम लोग योजनाएं बनाते हैं, ग्लोबल लेवल पर सबमिट्स होती हैं। हम भारत में रहते हैं, भारत का मध्य प्रदेश दिल्ली में यहाँ रहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने गूगल पर मैंने एक फीचर देखा AQI लेवल, राइट। जब मैं उसमें गया तो ठंड की बात नहीं है वो, शायद अभी हम नवंबर में खड़े हुए हैं, ये बात होगी आपकी सितंबर की, राइट। सितंबर में चूँकि ठंड नहीं थी तो AQI लेवल भोपाल का बहुत अच्छा था, ग्रीन पूरा सैटेलाइट इमेज दे रहा था। वहीं मैंने जब दिल्ली NCR की तरफ रुख किया क्योंकि पंजाब में फसल आ चुकी थी धान की तो पराली जलने लगी थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन प्लानिंग्स के इतर मेरे ख्याल से अगर आप पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो मुट्ठी भर एनवायरमेंटलिस्ट होंगे, मुट्ठी भर पर्यावरणविद होंगे। तो इन योजनाओं का भारतीय मानस पटल पर, समाज पर, नागरिकों पर, क्योंकि विदेशों में जागरूकता इसलिए है क्योंकि सर एक स्टेट बराबर तो पूरा देश है, हम बहुत बड़ी आबादी है, हमारी शक्ति भी है और इसके हमें बहुत सारे नुकसान भी हैं। आपका विषय भी यही है कि भारतीय आम नागरिक क्या कर सकता है पर्यावरण में, अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है और इसके लिए आपका विषय, आपके सोच वाले लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो जो आपने कहा कि भारत का समाज, भारत का परिवार, तो मैं कहूँगा कि भारत का परिवार परंपरागत रूप से एक पर्यावरण परिवार है। आपने भी अपने घर में अपनी दादी को, नानी को देखा होगा, जिसे जो आज की वेस्टर्न वर्ल्ड अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग कहती है। मुझे याद है कि मेरी दादी कोई शर्ट जब फट जाता था, कोई साड़ी जब फट जाती थी, सबसे पहले उसका एक थैला बना लेती थी। और थैला जब काम आके थैला ख़राब हो जाता, पहले तो कपड़े एक दूसरे के काम आते थे, है ना। हम कितने एक तरह से रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल, यूडिशियस इस्तेमाल करते थे, तो हम वही कपड़े इस्तेमाल करते, एक भाई से दूसरे भाई को, परिवार में बहन को, सब लोग पहन लेते थे। बाद में वो जब ख़राब हो जाए तो उसका थैला, और जब वो भी ख़राब हो जाए तो घर में सफाई करने के काम आ जाता था। वो भी ख़राब हो जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े करके घर के अंदर एक उसके अंदर भर के रजाई बना लेते थे। तो ये जो भारत के परिवार है वो परंपरागत रूप से एक पर्यावरण मूलक परिवार है, क्योंकि हमारा जो भारत का समाज और संस्कृति है वो पर्यावरण मूलक संस्कृति है। मुझे याद आता है मेरे बचपन का, और अब तो शायद वो ख़त्म हो गया मेरे अपने परिवार में भी, कि सब्जी लाए और सब्जी का जो छिलका है, आम है, आम के छिलके का सब्जी बनाना, आम के का रस काम में ले लेना, गुठली को फोड़ के उसकी सब्जी बना लेना, उसके बाद जो बच गया उसको भी गाय को जाकर खिला देना। हम हमेशा कहते हैं कि गाय को पहली रोटी और कुत्ते को बाद में रोटी, चिड़ियाओं को दाना डालना, चींटी को नगरा डालना। तो चिड़िया, चींटी से लेके, पेड़ से लेके और समग्र सृष्टि की चिंता करना, ये भारतीय परिवार की नियमित पर्यावरण शैली थी। अनफॉर्चुनेटली हमने उसे बुला दिया। साधनों का इस्तेमाल कैसे? इस देश में जब इतने जनसंख्या नहीं थी, आबादी नहीं थी, तब भी यहाँ के समाज ने मिलकर इतने बड़े वाटर स्ट्रक्चर बनाए। ये क्यों भोज का तालाब, इतने बड़े भोज तालाब बने? भोपाल की इतनी बड़ी लेक्स क्यों, जब तो इतनी आबादी नहीं थी, क्यों बनाए उन्होंने? और इतने बनाने के साथ भी कहा कि पानी का इस्तेमाल करो तो जुडिशियसली करना। पानी में अगर तुम पत्थर फेंकते हो तो अपनी माँ के पेट में पत्थर फेंकते हो। पानी को बर्बाद करना पाप करना। ग्रह नक्षत्रों से जोड़ दिया, ग्रह नक्षत्रों से वो साइंटिफिकली हाँ हमने जोड़ा। अगर आप पानी ज्यादा वेस्ट करते हैं और वो भी तो चंद्रमा कमजोर होता है। वो भी एक तरह से वैज्ञानिक सत्य में शायद आपको चर्चा में आगे बचा सकूँ। तो ये भारत का जो परिवार है वो पर्यावरण मूलक परिवार है। वो रिसोर्सेज के जुडिशियस इस्तेमाल में विश्वास करने वाला, बचत में इस्तेमाल करने वाला, और सबसे बड़ी बात पंचमहाभूत जिन्हें हम कहते हैं, 5 तत्व, उनको हमेशा उनकी चिंता करने वाला, उनके संरक्षण के लिए काम करने वाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप विश्व की तरफ मत देखिए, वहाँ से तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम सीखेंगे, हमें सीखना चाहिए, हम अपने दायरे में नहीं रहना है। लेकिन भारत के पर्यावरण विचार को, भारत के पारिवारिक पर्यावरण विचार को अगर वैश्विक बेस्ट प्रैक्टिसेस साथ अगर कहीं हैं, उनके साथ ब्लेंड कर लिया जाए तो जैसे हम कहेंगे कि ट्रेडिशनल विजडम, ट्रेडिशनल ज्ञान और हमारी जीवन शैली अगर इन सबको मिला दें तो मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई पर्यावरण की समस्या हो सकती है। लेकिन सर अभी मैं एक स्टोरी देख रहा था, यूट्यूबर्स को सुनता रहता हूँ, तो इसमें ये बताया जा रहा था कि हरित क्रांति से बहुत नुकसान हुआ है। जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ होने लगा है तब से बहुत नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं कि हमने देखा अभी कि एक स्टोरी की पंजाब हरियाणा में गेहूं सबसे पहले बहुत ब्लास्ट लेवल पर उसका प्रोडक्शन हुआ, लेकिन अब एक ट्रेन चलती है जो हरियाणा से कैंसर ट्रेन कहलाती है।
पंजाब से राजस्थान आती भी राइट। अभी दूध मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग आंकड़े बताते हैं कि एक्चुअली इतना दूध है ही नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं है जितना सेल में आ रहा जी है। जी घी पूरे हिंदुस्तान में इतना पैदा नहीं हो रहा है, इतने भारतवर्ष में जितना घी बिक रहा है। और राइट, और इसके अलावा दूध की थैलियों में 1% मेलामाइन मिलाने के लिए गवर्नमेंट से फसाई से अप्रूव्ड किया गया है, जबकि मेलामाइन वो पदार्थ है जो टाइल्स को बनाने में इस्तेमाल किया गया है और विच इज़ वेरी कैंसरस। सारी दूध की थैलियाँ प्लास्टिक में आती हैं। हम प्लास्टिक बैन की बात कर रहे हैं, अगर आप बाजार जाएं, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर जाएं, तो मुझे लगता है 80% या 90% प्रोडक्ट आपको प्लास्टिक में पैक मिलेगा। तो ये इतनी बड़ी क्रांति कैसे लेकर आएंगे मुट्ठी भर लोग? नहीं, देखिए, पहली बात तो जो आपने हरित क्रांति कहा, हम अधिक खपत की तरह गए। देखिए, भारत के समाज में भारत के जो गांव थे या कस्बे भी थे, वो अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल थे, क्योंकि अब गेहूं की बात तो आप छोड़िए, अपने अपने क्षेत्र के अन्न होते थे जिन्हें प्रधानमंत्री अब श्री अन्न कह रहे हैं या मिलेट्स कह रहे हैं, और वो मिलेट्स का पोषण भी ज़्यादा था। हम इतने सारी एक्स्ट्रा वेगेंस व्यंजनों में भी नहीं थे। मुझे याद है कि मिठाई खाने का मन होता था, तो जब तीज त्यौहार होते थे बचपन के, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ फिर भी मुझे लगता है कि आज वहाँ खाना खाने से जाना कोई मिठाई मिलेगी। आज आपके घर के अंदर आपको मिठाइयाँ बर्बाद होती हुई दिखेगी। तो एक तो हमने ये किया कि हमने जो गांव की अपनी संरचना थी, जो एक सेल्फ सस्टेनेबल सोसाइटी थी, जितनी आवश्यकता उतना अन्न का उत्पादन करते थे। हमारे पास पशुधन अच्छा था, अच्छी क्वालिटी का पशुधन था, जितना हमें दूध चाहिए उतना हम उसका इस्तेमाल करते थे। मैं बीच में मुझे याद आता है कि हम क्यों इतना मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्यों इतना चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी सोइल पे, हमारे वाटर पे कितना प्रेशर आएगा। तो जो आपने कहा कि हरित क्रांति के बारे में, वो जो हरित जिस तरह से मैं डिफाइन करता हूँ, अगर वैसा हुआ होता है, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे, तो शायद ये तकलीफ नहीं आती। लेकिन हमने इतने पेस्टिसाइड्स को बढ़ाया, इतने फर्टिलाइजर्स को बढ़ाया कि हमारी सोइल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर वो बिगड़ गया। इसलिए देश में कैंसर की रेट बढ़ रही है। आपने पॉलीथीन के लिए कहा, हम लगभग एक सप्ताह में प्रति व्यक्ति 8 से 9 ग्राम प्लास्टिक खाए जा रहे हैं। और जो प्लास्टिक हम खा रहे हैं और जो केमिकल्स खा रहे हैं, उससे हमारे इंटरनल जो सिस्टम है हमारा, खासतौर से हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम की जो हेल्थ है, वो कितनी बिगड़ी है। देश में नपुंसकता बढ़ रही है, बांझपन बढ़ रहा है। हम किस तरह के समाज में ले जा रहे हैं। तो मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि जो हमारी पारिवारिक व्यवस्था में और हमारी ग्राम व्यवस्था में, हमारी शहर व्यवस्था में बचत पर जो जोर था, अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग पे जो जोर था, जो एक सहज रूप से हमारे साथ शामिल था, हमने उसको खत्म करके एक अलग तरह से प्रोस्परस बनने की कोशिश की। हम तो एक्चुअली हम इंडियन फैमिली हैं या हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। हम तो शायद अपने जीने के साधनों को अपने लेवल पर उतना, गांव के किसान को आप छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से 70% आबादी अब शहरों में भी रह रही है, कस्बा इलाकों में भी रह रही है, जो प्योर रूरल्स नहीं है, जहाँ ऑर्गेनिक फूड आप पैदा नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट अब तो गांव में भी हो चुका है कि लोगों ने मवेशियां सड़कों पर छोड़ दी हैं। आए दिन के जो आप एक्सीडेंट्स देख रहे हैं, और जो गौ रक्षा के लिए बनाए गए न्यास और विभाग हैं, वो बस ताले में क्या काम कर रहे हैं वो तो भगवान ही जानता है। लेकिन अब तो गांव में भी लोग पैकेटों का दूध पी रहे हैं। कॉरपोरेट्स जो हैं, हम उनको भाई वो तो मिलेनियर्स कंपनी है ना, उन पर हम क्यों कोई जोर नहीं देते हैं कि भाई आप सबसे पहले इस हेल्थ के लिए आगे आइए। बहुत सारी, मुझे लगता है हर औद्योगिक घराने का अपना एक वेलफेयर कंपनी बनी हुई है, एक स्वसहायता समूह बना हुआ है, उन्होंने कुछ CSRs बने हुए हैं, NGOs निकाली हुई हैं उन्होंने। तो हम कॉरपोरेट्स पर क्यों बात नहीं करते हैं कि भाई आप तो देश में इनिशिएटिव ले सकते हैं ना, आप तो बड़े उद्योगपति हैं, अरबों खरबों रुपए का आपके पास में साधन है आय के। तो इस देश की हेल्थ के साथ, नागरिकों की हेल्थ के साथ बचने के लिए, बचाने के लिए उन्हें तो आगे आना चाहिए। हाँ, तो इसमें और ये जहर परोसा तो वहीं से जा रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा, देखिए, ये मार्केट का प्रभाव रहा कि इन्होंने हमारी गांव तक जीवन शैली को बदल दिया और हमारे कंजप्शन के पैटर्न को बदल दिया। पर मैं कहता हूँ कि चाहे देश का उद्योगपति हो, चाहे देश का राजनेता हो, चाहे सामान्य इंसान हो, आप और मैं हो, जिस चीज़ पे मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ वो कहता हूँ कि हमारा दृष्टिकोण बदले, हमारी मानसिकता बदले। ये मन के भाव और दृष्टिकोण जब बदलेगा, तो जो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर पर्सपेक्टिव बदलता है तो पॉलिसीज़ बदलती है और प्रैक्टिसेस बदलती है। हम सब लोग क्यों नहीं समाज के अंदर बड़ा डिस्कोर्स तैयार करें कि हम साधनों के न्यूनतम उपयोग की तरह, जुडिशियस उपयोग की तरह जाएं। हम ये माने कि हम जो कुछ ऐसा करते हैं वो पाप करेंगे। और ये जो मार्केट का इतना बड़ा प्रभाव आया कि कंजप्शन को बढ़ाते जाना, उसके ऊपर काम करना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि उद्योगपतियों को भी समझ में आएगा, उनके CSR को भी समझ में आएगा, देश के राजनेताओं को भी समझ में आएगा, जैसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, सबको समझ में आएगा। मूलतः आप अगर फिर से थोड़ा पीछे जाएंगे तो भारत के समाज में सेठ जो होते थे, उद्योगपति जो होते थे, वो क्या करते थे उस जमाने में? वो सबसे पहले तालाब बनवाते थे, सबसे पहले कुआं बनाते थे, बावड़ी बनाते थे, धर्मशाला बनाते थे, प्याऊ बनाते थे। क्यों करते थे वो?
क्योंकि एक बड़े पैमाने पर उनके मन के अंदर ये भाव होता था कि जो कुछ हमने लिया वो समाज से लिया है, तो ट्रस्टीशिप का फील कि जो कुछ दिया हुआ है वो ईश्वर का दिया हुआ है, मैं उसका निमित्त बना हूँ, तो मैं फिर से उसको चुकाऊँ, इसको लाना है। और मैं जो आपसे कह रहा हूँ ये हाइपोथेटिकल या एक तरह से दकियानों से बात भी नहीं है, ये परिवर्तन समाज में आ रहा है, उद्योगपतियों में भी आ रहा है और आम इंसान में भी आ रहा है। और मुझे लगता है ऐसा कि इस गति को थोड़ा और बढ़ा दें तो बहुत कम समय में जिसकी हम कल्पना करते हैं एक अच्छे समृद्ध सभ्य प्रकृति अनुकूल प्रकृति मित्र और प्रकृति के साथ रहने वाले समाज को हम बना सकेंगे। सर, बाजार के लिए टेट्रा पैक्स और पॉलीथीन के अलावा अगर हम बात करें उद्योगों की बात करें, अगर हम कॉरपोरेट घरानों की बात करें जो अपने प्रोडक्ट्स को असंख्य तादाद में डिपार्टमेंटल स्टोर्स तक लेकर आ रहे हैं, जो खरीदने को खाने को हम बाध्य भी हैं, तो पॉलीथीन और टेट्रा पैक्स का विकल्प क्या हो सकता है? विकल्प बड़ा आसान है, विकल्प बड़ा आसान है। देखिए, आप फिर से याद करें, आप पहले कभी 1 किलो दाल लेने जाते थे, अपना थैला जाते, फिर वो खुलकर आपको उसमें डाल देता है। प्लास्टिक की पैकेजिंग, और आप इसकी पैकेजिंग छोड़िए, जो ऑनलाइन बिजनेस शुरू हुआ है उसके अंदर कितना प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है पैकिंग के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है पॉलीथीन का वो पैकेजिंग में ही है। अब इसका समाधान क्या है? तो एक तो समाधान वही था कि जिसको हम फिर से शुरुआत करें कि हमें हर चीज़ को इतना पैक करके क्यों लाना है। दाल चाहे थैली के अंदर हो या खुली हो, अगर उसके अंदर पेस्टिसाइड्स है वो तो है, गंदगी है तो है, उसको आपको रख के साफ तो करना ही है, धोना तो है ही है। तो क्यों नहीं ये जो पैकेजिंग का इतना जो बड़ा प्रभाव हमने एक इंडस्ट्री तैयार कर लिया है उसको मिनिमाइज़ करें। दूसरा, अभी मैं बहुत सारे समाचार देख रहा हूँ, बहुत सारी कंपनियों ने काम शुरू भी कर दिया, जिसे हम कहते हैं बायोकम्पोस्टेबल प्लास्टिक पॉलीथीन। वो कुछ जैविक चीज़ों को मिला के, शायद उसमें कई बार आलू का स्टार्च भी काम आ रहा है, उससे नए नए पॉलीथीन बनना शुरू हो गया है। पर हम क्यों बार बार पॉलीथीन पर चर्चा करें? क्या आज से 50 साल पहले पॉलीथीन इतने इस्तेमाल में था क्या? नहीं था ना, नहीं था। तो अगर हम फिर से चेंज करें लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और ये प्रोडक्ट्स भी लाने पड़ेंगे, इसलिए इनोवेशन इस पर चल रहा है, जिसको मैं आजकल कहता हूँ इकोवेशन, इकोलॉजिकल इनोवेशन को मैं इकोवेशन कहता हूँ, ये चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत कम समय के अंदर मैं आशावादी हूँ कि ऐसे मटेरियल आएंगे जिसके अंदर जो टेट्रा पैक है, जो पैकिंग है, वो कंपोस्टेबल मटेरियल में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले भी हमें अपने व्यक्तिगत तौर पे ये जो बार बार बाजार में सीधा जाना और दुकान से खरीद लाना, इस प्रवृत्ति को कहीं बदलना पड़ेगा। मैं झोला लेकर भी जाऊं, लेकिन अगर मुझे बिस्किट जो है वो पॉलीथीन में मिल रहा है, टेट्रा पैक्स मिल रहे हैं, तो मैं उसको झोले में खाली करके तो नहीं ला सकता हूं ना। हाँ। लेकिन मेरा पूछना आपसे सिर्फ ये है कि इसमें सरकार अगर सख्त हो भी जाए और उद्योगों की इच्छा शक्ति हो या ना हो, तो इसमें इच्छा शक्ति की कमी है या सख्ती की कमी है? नहीं, देखिए, मैं इसको दोनों तरह से कहता हूँ, जिसको हम कहते हैं एजुकेशन एंड एनफोर्समेंट, दे शुड गो टुगेदर। हाँ, एजुकेशन आपकी और हमारी, कि हम न्यूनतम करेंगे, हम एकदम ब्लेटेंटली बंद नहीं कर सकते कि अगर प्लास्टिक मुझे दिख गया तो ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं वहीं पे उस पे को नहीं लूँगा, लेकिन कभी हो सकता है हम आवश्यकता ले लें। तो इसका एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, ग्रेडेशन होगा, कि हम धीरे धीरे इनको कम करते जाएँ, सरकार भी एनफोर्समेंट बढ़ाती जाए, और एजुकेशन हम सबका ये हो कि हम मिनिमम इस्तेमाल शुरू करेंगे, एकदम बंद नहीं होगा, मिनिमम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे प्लास्टिक पॉलीथीन का। और अगर जो आ भी गया है तो उसको मैं कैसे उसको निस्तारित करूँ? देखिए, आपके घर में जो 1-2 महीने के अंदर जो पॉलीथीन आता है, अगर मैं उसको फैला दूं तो लगभग 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ज़मीन को ढक लेगा, उसके कारण से सोइल ख़राब हो जाएगी, उसका जो लीच निकलेगा ग्राउंड वाटर ख़राब करेगा। क्या मैं जो मेरे घर में कैसे भी करके पॉलीथीन आ गया आजकल, जिसको बोलते हैं इको ब्रिक बनाना, ऐसे उसको एक बोतल में पैक कर दूँ, उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दूँ, इसको फैलने नहीं दूँ ताकि इसको गाय नहीं खाए उसको। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूँगा कि एजुकेशन और एनफोर्समेंट, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलेगी। लेकिन उससे भी पहले जो मैं इस पर बहुत अंडरलाइन करके कहता हूँ, हमारे विचार में बदलाव आना शुरू हुआ, विचार में बदलाव होगा तो व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। आपका कीमती समय आपने स्वदेश न्यूज़ को दिया, और हम उम्मीद यही करते हैं कि जो जिन सिद्धांतों पर आप लोग चल रहे हैं, जिस तरीके के विकल्प और जिस तरीके की शिक्षा नवाचार आप लोगों के पास है, वो जन जन तक पहुँचे, समाज तक पहुँचे, समाज की मुख्य धारा ऐसे अपनाए, और हम सभी स्वस्थ रहें, आगे आने वाली पीढ़ियों को कैंसर ना हो। आपने उद्योगपतियों के लिए कहा, मुझे लगता है कि जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, उसको इकोप्रेन्योरशिप की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर उद्योग ये सोचे कि मुझे पूरी प्रकृति को ध्यान रखते हुए कार्य करना है, तो ये एंटरप्रेन्योर सारे इकोप्रेन्योर बन जाएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है सरकारों की सख्ती और उद्योगों की इच्छा शक्ति इसमें बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।